दोस्तों, आप रोज़ छोटे छोटे टॉपिक्स पर सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहे हो, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है या व्हाट्सएप है। रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर बात होती है, बैंकिंग रिलेटेड बात होती है। उसमें जो हमारा हॉट टॉपिक है वो पेंशन अपडेशन का है। चाहे वो CN वेणुगोपालन ने प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट करी है, या DFS ने RTI रिप्लाई दिया है, या वेणुगोपालन ने अपने यूनियन बैंक से दोबारा रिक्वेस्ट करी है पेंशन अपडेशन की, या किसी बात को वेणुगोपालन जी ने पकड़ लिया है गवर्नमेंट की गलती को। एक लेटर में उन्होंने ये लिख दिया है कि एवरी बैंक हैज़ मैनेजीरियल ऑटोनॉमी इन HR मैटर्स। तो इसका मतलब ये है कि HR मैटर्स में गवर्नमेंट की तरफ से खुली छूट है बैंक को कि जो मर्जी करे, लेकिन बैंक ने उसका मीनिंग निकाला है कि वी हैव नो स्कोप ऑफ पेंशन अपडेशन इन दिस ऑटोनॉमी। तो ये बातें आप रोज़ यूट्यूब पर देखते आ रहे हो। क्या रिज़ल्ट निकला है, कितने लेटर लिखे जा चुके हैं, कितने मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में राज्यसभा में शोर मचा चुके हैं, प्रधानमंत्री तक बात पहुंच चुकी है, फाइनेंस मिनिस्टर से कितनी बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन जो हमारा हॉट टॉपिक है वो 30 साल से पेंडिंग चला आ रहा है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक था है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम हर साल बढ़ जाता है। बजाय सिक्योरिटी बढ़ाने के, बजाय कवर बढ़ाने के या डिजीज़ को ज़्यादा कवरेज देने के, तो उन्होंने उसकी प्रीमियम को बढ़ा देते हैं। देखिए, जो RTC है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, हर एक बुजुर्ग के लिए बहुत ज़रूरी है। दांतों की खराबी होती है, दांतों की डिके होती है, दांतों में कैविटी होती है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में RTC इज़ नॉट पेएबल। ब्रिज है, कैप है, इम्प्लांटेशन है, कुछ भी है, वो सारा कुछ पेएबल नहीं है। तो उसके चलते हुए RTC जो पेएबल करती हैं तो उसमें कई कंडीशंस हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। 2 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन से काम नहीं चलता है। एक रात हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है, कहीं क्या है कहीं क्या है। दूसरा है आँखों का ट्रीटमेंट है, लेज़र करवानी पड़ गई है। शुगर के पेशेंट की आँखों में ब्लड आ जाता है शुगर बढ़ने से, तो उसको लेज़र से सुखाया जाता है ब्लड को आँखों में से। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो पेएबल नहीं है अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती है। तो देखिए, सारा कुछ करते हुए इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये सारा मैंने देखा है। ब्रेन का एक्सरे जो है वो डे टाइम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बिना होता है, बहुत हैवी पेमेंट होती है, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करते वो। नस का दब जाना, ब्रेन की किसी नस का दब जाना और आँख की नज़र कमज़ोर हो जाना, ये भी ऐसी बातें हैं, लेकिन ये पेएबल नहीं है। तो जो ब्यूटी है, दांत टूट गए हैं, आगे से आप जुड़वाना चाहते हो, दांतों पर ऊपर कोई कैप करवाना चाहते हो, या दांतों के ऊपर कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ गई है, तो दैट इज़ नॉट पेएबल। तो ऐसे आँखों का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा पेएबल नहीं है, दांतों का ज़्यादा पेएबल नहीं है। तो बहुत ही कंडीशंस टाइट कर रखी हैं और प्रीमियम हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर साल बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए बार बार उन्होंने IBA से रिक्वेस्ट करी है, लेकिन AIBRF की 22/11 के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसके अलावा भी 24/9 को एक मीटिंग हो चुकी है। चीफ लेबर कमिश्नर ने इंटरवीन किया था। तो अब AIBRF के साथ उन्होंने 8 दिसंबर की मीटिंग रखी है। इसी टॉपिक का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को डिस्कस करने के लिए अभी मैं उनको आपका लेटर भी दिखाता हूँ AIBRF का, जिसमें उन्होंने लिखा है। क्या लिखा, मैं 2 लाइनें पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखिए, लेटर में है, लेटर क्या है, ये 29/11 का लेटर है शायद। 1 मिनट में डेट देखता हूँ। ये 29/11/2022 का लेटर है। हियरिंग इन CLC ऑन 8/12/2022 ऑन AIBRF रिप्रेजेंटेशन ऑन Group Medical Insurance Scheme. We request you to refer our circular number
2022/691 डेटेड 22/11/2022 एडवाइजिंग डेवलपमेंट ऑन ज्वाइंट मीटिंग हेल्ड ऑन दिल्ली ऑन 21/11 कन्वीन्ड बाय CLC एंड ज्वाइंट मीटिंग कन्वीन्ड बाय IBA 29/11/2022 to discuss and resolve the issues related to violation of provision of settlement on group health insurance scheme for retirees। तो रिटायरीज के लिए उन्होंने ये भी लिखा है, लेकिन आप लास्ट पैरे में वो लिख रहे हैं, वी हैव नाउ रिसीव्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल न्यू दिल्ली एडवाइजिंग दैट द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑन द सब्जेक्ट हैव बीन फिक्स्ड फॉर 8 दिसंबर 2022 फॉर ज्वाइंट discussion on AIBR and representation to the issue can be resolved. Representative from AIBRF, IBA and DFS have been asked to be present in the meeting for discussion। देखिए जो सारे हाजिर हो रहे हैं, सभी को बुलाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई मीनिंगफुल रिज़ल्ट निकल सकता है। चीफ लेबर कमिश्नर की हाजिरी में DFS के रिप्रेजेंटेटिव, IBA के रिप्रेजेंटेटिव और AIBRF के रिप्रेजेंटेटिव रिटायरीज़ के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बातचीत करेंगे। और बातचीत क्या है ये आपको पता ही है, प्रीमियम को रिड्यूस करना। प्रीमियम को रिड्यूस किया जाए या फिर बैंक की तरफ से रिटायरीज़ के प्रीमियम में कुछ कंट्रीब्यूशन डाली जाए। मान लीजिए 20,000 प्रीमियम है तो 10,000 बैंक पे करे, 10,000 रिटायरीज पे करे, और उसका इंश्योरेंस कवर जो है वो वास्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल कवरेज होनी चाहिए। जो भी बिल हम भेजते हैं ऊपर वो कट के वापस आ जाता है, 2 महीने के बाद वापस आ जाता है, ये तो पेएबल ही नहीं है जी, ये डोमिसिलरी में पेएबल नहीं है जी, हॉस्पिटलाइजेशन फुल नाइट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए या 2 रातों की हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, ये हॉस्पिटल अप्रूव्ड नहीं है, ये तो हमारी लिस्ट में नहीं है, ये ट्रीटमेंट पेएबल नहीं है, ये अपना लिस्ट देखिए बैंक का जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें कौन कौन से डिजीज़ पेएबल है, कौन कौन सी नहीं है। तो सारी कंडीशंस में तो ये कहूँगा प्रीमियम चाहे इतना होए, जितना है उतना ही रहे। प्रीमियम के ऊपर जोर देने की बजाय डिजीज़, कोई सारी डिजीज़ को कवर किया जाए, चाहे वो डेंटल है, चाहे वो आइज़ की है, चाहे वो ईयर्स की है, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हैं, चाहे वो स्किन की डिजीज़ हैं, पाइल्स है, चाहे वो ENT की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम कई लोगों को, बुज़ुर्गों को आ रही है, आई नोज़ एंड थ्रोट, ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। तो सभी तरह की डिजीज़ को कवर किया जाए, सभी तरह की बीमारियां कवर करी जाएं, और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी जोर दिया जाए कि हमारा प्रीमियम हर साल बढ़ाते जाते हो लेकिन कवरेज कम करते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जोर की बात है। दूसरी बात है इशू हमारा CN वेणुगोपालन साहब जी हैं, वो उन्होंने DFS के लेटर के ऊपर भी बहुत चर्चा करी है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी उनको रिप्लाई मिल चुका है, अब PMO को भी उन्होंने कंप्लेंट करी है, राष्ट्रपति को भी वो लेटर लिख चुके हैं। तो हर तरह का जो नाकाबंदी है वो कर चुके हैं। IBA को भी लेटर लिखा जा चुका है और हाई कोर्ट में केस भी उनका चल रहा है। सारी तरफ से नाकाबंदी उन्होंने कर दी है। RTI के अंदर भी उन्होंने रिप्लाई ले लिया है, लेकिन कहीं से भी रोशनी की किरण जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पेंशन अपडेशन की जहां बात है वहां पर सब चुप हैं। सुप्रीम कोर्ट भी टाल मटोल कर रही है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 में कहीं भी पेंशन रिवीजन का जिक्र नहीं है, कहीं भी पेंशन रिवीजन की बात नहीं कही गई है। सिर्फ हाफ ईयरली डियरनेस अलाउंस विल बी पेड टू रिटायरीज। तो देखिए एक्ट बनाने में और एक्ट को अमेंड करने में क्या देर लगती है। पार्लियामेंट के पास, लोकसभा के पास पावर है, किसी भी एक्ट को अमेंड किया जा सकता है। तो 30 साल हो गए हैं, एबनॉर्मल केस बन गया है, तो पेंशन रिवीजन का प्रोविज़न उसमें डाला जाए, एक अमेंडमेंट करी जाए कि हम इतने % पर जब भी वेज रिवीजन होगी, जितनी वेज रिवीजन की परसेंटेज होगी उतने % हम पेंशन इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और भी गवर्नमेंट्स की
स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ऐसे ही हो रही है। तो उसके साथ इसको जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन अपडेशन हुई है तो उसी के पैटर्न के ऊपर बाकी बैंक्स को भी पेंशन दी जाए, रीजनल रूरल बैंक्स को भी पेंशन दी जाए। तो ये टॉपिक चलता आ रहा है पेंशन अपडेशन का। CN वेणुगोपालन जैसे लोग, MC सिंगला जैसे लोग लगे हुए हैं, डेडिकेटेड हैं। इन लोगों के जो फुट स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने की हमें ज़रूरत है, उनके कदमों के ऊपर चलने की, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की हमारे को भी ज़रूरत है। तो रिटायरीज़ का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। जो पेंशनर्स हैं और CN वेणुगोपालन का अकाउंट मैंने शेयर किया था, उसके खाते में पैसे डालने में किसी ने कंजूसी नहीं करी है, सभी ने दिल खोल कर पैसा भेजा है। तो मुझे आशा है कि और जो लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी CN वेणुगोपालन के अकाउंट में पैसा नहीं डाला है, तो फाइनेंशियल हेल्प उसकी करने में कोई इतराज़ नहीं है। मुझे आशा है कि सभी लोग, ज़रूरी नहीं कि 10,000 रुपया डालना है, 5,000 डालना है, जितनी भी आपकी हैसियत है, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको अलाउ करती है, चाहे वो 200 है, चाहे वो 500 है, तो सभी उसके अकाउंट में पैसा डालें। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कहीं भी बैठे हो, कि इंडिया के किसी वर्ल्ड के किसी पार्ट में बैठे हो। तो CN वेणुगोपालन एन पारावूर ब्रांच जो है उसका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यूनियन बैंक का अकाउंट है, वो आप सभी को याद है, तो आप उसमें पैसा डालें और भी डालें, दिल खोल कर डालें, जो रह गए हैं वो ज़रूर डालें। तीसरी बात है रेजिडुअल इश्यूज़, जो बचे खुचे मामले हैं जिसमें 5 डे बैंकिंग भी आती है और हमारा जो वर्किंग आवर्स भी आते हैं और रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स भी आते हैं। तो इनके ऊपर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सुनते आ रहे हैं कि 5 डे बैंकिंग होगी तो लेकिन वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जाएगा, 10 की बजाय 9:30 किया जाएगा, 9 बजे भी किया जा सकता है, या 10 से 4:30 तक पब्लिक डीलिंग की जा सकती है, हाफ एन आवर और लिया जाएगा। देखिए, पहले 2 सैटरडे लिए हैं तो हमने 2 सैटरडे को फुल करके लिया है। सैटरडे जो हाफ डे हुआ करते थे उनको फुल डे करके हमने लिया है। अब 2 सैटरडे लेने के लिए आधा घंटा और टाइम बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिला? ऑफिसर जो बहुत दूर घर से फेंके हुए हैं, 100 किलोमीटर दूर डेली कम्यूटिंग कर रहे हैं, क्या वो सर्दियों में 9:30 बजे अगर बैंक का टाइम होगा तो उनको 9 बजे हाज़िर होना पड़ता है? कैश खोलना है, कंप्यूटर को ऑन करना है, ब्रांच को ऑन करना है, सफाई भी करवानी है। तो देखिए 8:30 और 9 के बीच ब्रांच खोलनी पड़ती है। 1 घंटा स्वीपर को सफाई करने के लिए चाहिए, कैश खोलने के लिए चाहिए, कंप्यूटर ऑन करने के लिए चाहिए। तो सारे कामों के लिए, ज़रूरी कामों के लिए तो ऑफिसर जो 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, अंधेरे में ही ब्रांच में आया करेंगे, अंधेरे में ही ब्रांच से निकला करेंगे। तो कैसे पॉसिबल है? तो मैं तो UFBU से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी हालत में हमने वर्किंग आवर्स को नहीं बढ़ाना है। 5 डे बैंकिंग अगर करते हैं तो ऐसे ही होनी चाहिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 5 डे वर्किंग कर रहा है, तो हमारा टाइमिंग वही 10 से 5 ही रहना चाहिए, पब्लिक डीलिंग 10 से 4 ही रहना चाहिए। लंच टाइम हम पहले खो बैठे हैं, लेट सिटिंग हम पहले ही कर रहे हैं। तो सुबह अर्ली ओपनिंग भी हो जाएगी तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी बैंक कर्मचारियों की। दूसरी रही जो रेजिडुअल इश्यूज़ में और भी बहुत बातें हैं, 30 से ज़्यादा आइटम्स हैं डिस्कस करने वाली। स्पेशल स्पेस फॉर वर्किंग वुमेन, स्पेशल स्पेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो जो आइटम्स हैं और सभी इश्यूज चल रहे हैं और 5 साल से वो पेंडिंग चले आ रहे हैं। जी कितना पेशेंस है UFBU के पास। स्ट्राइक की कॉल देती हैं तो उनको स्ट्राइक CLC बीच में आ जाता है, स्ट्राइक कैंसिल कर देते हैं। तो क्यों नहीं UFBU एक इनडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल देती है? क्यों नहीं UFBU सीधा ये कहती है कि हमारे रेजिडुअल इशू इस डेट तक फाइनल होने चाहिए? इस डे 5 साल बीत चुके हैं। कितना पेशेंस है, एंडलेस पेशेंस। इतना पेशेंस तो गुरुओं में नहीं था। एक दिन तो उनके ऊपर हमला किया जाता है, एक दिन के ऊपर तो अटैक किया जाता है, एक दिन तो आदमी सब्र खो बैठता है। 5 साल से ऊपर टाइम बीत चुका है। दूसरी वेज रिवीजन 1/11/2022 को ड्यू हो चुकी है
और 30/11 को आज 1 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वेज रिवीजन का 1 महीना बीत चुका है, बंदर बंदरी का खेल शुरू हो चुका है। ये कब ख़त्म होगा ये हमारे को पता नहीं है। तो दोस्तों आज मैं वीडियोस UFBU को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी रेजिडुअल इश्यूज़ फाइनल करवाएं और नेक्स्ट वेज रिवीजन का जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश हो चुका है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी डिस्कशन शुरू करें। अगर IB आपको इनवाइट नहीं करती है नेगोशिएशन के लिए तो इनडेफिनेट स्ट्राइक की कॉल अर्जेंटली दी जाए, इमीडिएटली कॉल करा जाए, इमीडिएटली धरने शुरू किए जाएं, ब्लैक बैजेस शुरू करे जाएं और वर्क टू रूल शुरू करा जाए इमीडिएटली, अर्जेंटली, ताकि IBA कंपेल हो जाए आपको नेगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए। और ये टाइम बाउंड नेगोशिएशन होनी चाहिए, एंडलेस नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। ये एक अगली मीटिंग की डेट फिक्स कर दी, आज मीटिंग रखेंगे तो इसको ख़त्म करके उठना है, चाहे वो 10 घंटे मीटिंग चले, चाहे वो 12 घंटे चले, लेकिन उसके साथ टारगेट रखना है कि जिस ये मीटिंग फिक्स होगी तो रेजिडुअल इश्यूज़ फाइनल करके ही उठना है। ये नहीं कि अगली मीटिंग की डेट फिक्स करके आगे फिर UFBU अपने कंस्टिट्यूएंट्स की मीटिंग करते हैं, फिर उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो ऐसे लटकाते चले जाते हैं। तो इसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाए ताकि बैंकिंग का जो ट्रस्ट है, बैंकर्स का UFBU में ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है, बैंकर्स का IBA के ऊपर विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। बैंकर्स बहुत परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आने लग चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैंकर्स बैंक मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाने की बजाय UFBU के अगेंस्ट धरना लगा दे। ऐसा दिन भी जल्द आने वाला है कि बैंक का एम्प्लॉइज़ ब्लैक बैजेस पहनेगा UFBU के अगेंस्ट। बैंक का एम्प्लॉई बैंक के बाहर धरना लगा के बैठेगा UFBU के अगेंस्ट कि हम अपनी यूनियन से ही तंग हैं, अपनी यूनियन ही हमारे को खिलौना समझ रही है, हमारी यूनियन ही हमारे को हरास कर रही है, हमारी यूनियन ही हमारे को डिसीव कर रही है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए। तो भाइयों दोस्तों, UFBU लीडर्स जो भी सुन रहा हो थोड़ा ध्यान रखें, मेरी बात को सीरियसली ले लें और जल्दी से जल्दी नेगोशिएशन स्टार्ट करवाएं, आपके हाथ में है। और तीसरी बात मुझे और भी बहुत दुख है, जो बैंक रिटायरीज़ हैं, बैंक रिटायरीज़ जो हैं वो UFBU को प्रेशराइज क्यों नहीं करते हैं? सारे इकट्ठे होकर UFBU को क्यों नहीं कहते हैं कि रिटायरीज़ का इशू सब प्रायोरिटी में लिया जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रिटायरीज़ का इशू रखा जाए, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रखा जाए, जो बैंक पेंशन अपडेशन है वो रखा जाए, फैमिली पेंशन की अपडेशन रखी जाए, डियरनेस अलाउंस को साल की 2 की बजाय 4 बार बढ़ाया जाए। तो क्यों नहीं इन इश्यूज़ के ऊपर सारी यूनियंस रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होकर UFBU का टाकरा करें? क्यों 22 ग्रुपों में बंटे हुए हैं, 22 ग्रुप बनाकर लेटर निकाल देते हैं, कभी वो निकाल देता है, कभी वो दूसरा निकाल देता है, कभी वो तीसरा निकाल देता है, और यूट्यूबर्स, हमारे यूट्यूबर भाई उसके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। रोज़ ही मैं यूट्यूब पर देखता हूँ, आज किसी ने रिटायरी यूनियन ने लेटर लिख दिया, आज किसी ने लेटर लिख दिया, आज उसने लेटर लिख दिया, आज बंगलोर वाले लीडर ने लेटर लिख दिया, आज गुड़गांव वाले लीडर ने लेटर लिख दिया। तो ऐसे लेटर रोज़ लिख देने से क्या बन जाता है? वो डस्टबिन में फेंकते जा रहे हैं। क्यों नहीं हम उनको प्रेशराइज करते? क्यों नहीं हम एक जगह पर धरना देते कि UFBU को प्रेशराइज करो और वो IBA से रिक्वेस्ट करे और हमारे इश्यूज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखे जाएं? तो वीडियो लंबी होती जा रही है भाइयों, मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। शेयर ज़रूर करना है ताकि सभी बैंकर्स के पास ये पहुंच जाए। पार्ट टाइम स्वीपर जो काम हमारे PTS भाई हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। सारे वीडियो इसको देखें और उनका जो PTS का इशू है वो हर बार मेरे को कमेंट्स में लिखते हैं, PTS का इशू भी उसमें लिया जाए, IBA के साथ नेगोशिएशन में लिया जाए। तो मुझे आशा है ये वीडियो फ्रूटफुल रहेगी, बहुत यूज़फुल रहेगी और बहुत कमेंट्स लिखना है मेरी वीडियो में क्या गलती है, क्या हमने कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए UFBU को, वो भी कमेंट्स में लिखें। तो मुझे आशा है कि ज़रूर इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।